Good morning, students. Now, this is your first chapter, Indian economy on the eve of independence, of second book, Indian economic development. Now, we have to discuss about the Indian economy. Indian economy के क्या था, किस टाइप की थी, किस समय, on the eve of independence means independence से पहले. When our country was independent, 1947. तो 1947 से थोड़ा कुछ पहले या उससे बाद पे क्या हमारा इंडियन इकॉनमी किस टाइप की थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल. इसमें क्या था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या है कि कॉलोनी जितने भी फॉरेन ब्रिटिशर्स आए थे वो एज अ कैसे आए थे कॉलोनी में. ठीक है, उनको क्या बोला था कॉलोनियल. तो जितना भी उनका रूल था उसको कॉलोनियल रूल बोलते थे ब्रिटिशर्स को. तो उनका एक्सप्लॉयटेशन क्या था इंडियन इकॉनमी में. सबसे पहले था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. जो हमारे सेक्टर्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर. तो इन सब पे उनका क्या इफेक्ट था, गुड इफेक्ट था या बैड इफेक्ट था, ये सारा का सारा इसमें डिस्कशन है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक्सप्लॉयटेड था वो किसके थ्रू एक्सप्लॉयटेड था, थ्रू द जमींदारी सिस्टम या लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू था क्या, जितने भी जमींदार थे वो क्या डिक्लेयर कर दिए थे ऑनर ऑफ द सॉयल. मीन्स एक जमींदार बना दिया, वो बहुत सारी लैंड को उसको ऑनर बना दिया और वो रेवेन्यू लेगा, किससे लेगा, टिलर से. तो टिलर कौन था, जो जमीन को करता था एज अ मीन्स टेनेंट हम बोल सकते हैं या किराएदार बोल सकते हैं. वो उसमें से प्रोडक्शन करता था. प्रोडक्शन में वो बहुत ह्यूज अमाउंट में उनसे रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते थे. कलेक्ट करके और वो गवर्नमेंट के साथ पहले से ही उनका सेटलमेंट हो जाता था कि इतना हम आपको देंगे. तो बाकी वो खुद के पास रखते थे. उनको अब टिलर जो था उसको चाहे बचे चाहे ना बचे, ये कोई भी उसमें उनको कोई उसमें नहीं था, चाहे वो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, बट उनको पूरे का पूरा उस हिसाब से चाहिए. दूसरा था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, एक्सप्लॉयट हुआ. कैसे हुआ, जितना भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उस समय, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो बूम पर था बहुत ज़्यादा. पूरे वर्ल्ड में इकॉनमी मीन्स पूरे वर्ल्ड में इंडियन हैंडीक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. बट इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फॉरेन डिमांड जितनी भी थी हैंडीक्राफ्ट की उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. कैसे किया, उस पर एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटी लगा के, और डोमेस्टिक डिमांड जितनी भी थी उसको भी कर दिया ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके. मीन्स बाहर से जो सामान आ रहा है उसको ड्यूटी फ्री कर दिया और जो यहाँ से जा रहा है उसको हैवी ड्यूटी लगा दी. जब हैवी ड्यूटी लग के जाएगा, हैवी ड्यूटी मीन्स क्या होता है, टैक्स. जब टैक्स ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, मीन्स महंगा लगेगा. जब महंगा लगेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो जो हमारा यहाँ से प्रोडक्शन जाएगा वो लोग वहाँ पे नहीं खरीदेंगे. जब नहीं खरीदेंगे तो वहाँ से जो आएगा, अगर वो इम्पोर्ट फ्री है, इम्पोर्ट फ्री अगर हम भी कोई चीज़ अगर इम्पोर्ट करते हैं तो अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि अगर इम्पोर्ट फ्री है तो हमें सस्ता पड़ेगा. अगर उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगी हुई है तो वो महंगा पड़ेगा. जैसे अभी कुछ दिन पहले कंट्रीज़ ने, इंडिया ने बहुत सारे सामान पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है. तो अभी रघुराम राजन का स्टेटमेंट आया था कि जो विदेशी सामान है उस पर इतनी ज़्यादा जो है टैक्स लगाना जो है वो वाजिब नहीं है. तो वाजिब नहीं है इट मीन्स क्या है कि अगर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो क्या होगा, वो महंगा होगा तो यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं होगा. तो इन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री कर दिया कि यहाँ पे जो है सामान ज़्यादा आ रहा है और यहाँ से सामान जा भी ज़्यादा रहा था. तो जा कौन सा ज़्यादा रहा था, रॉ मटेरियल, और आ कौन सा ज़्यादा रहा था, फिनिश गुड्स. नेक्स्ट था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड को क्या किया, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को ड्यूटी फ्री कर दिया, मीन्स फ्री में उस पर कोई भी टैक्स नहीं है. और जो वहाँ से फिनिश गुड्स आ रहा था उस पर भी कोई टैक्स नहीं है. ठीक है, तो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली जो डोमेस्टिक हमारा ट्रेड था या डोमेस्टिक जितने भी प्रोडक्ट थे वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली उनका जो ट्रेड था वो खत्म धीरे धीरे हो गया और वो डिस्ट्रॉय हो गया. अब इसमें नेक्स्ट जो फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या क्या फीचर्स थे. सबसे पहला इसमें स्टैग्नेंट इकॉनमी. स्टैग्नेंट मीन्स रुकी सी या बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी. तो उस समय क्या था, जो हमारी इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी. तो बिटवीन 1860 से 1945 तक जो हमारा पर कैपिटा इनकम थी वो लो थी.
कितनी थी, सिर्फ 0.5% पर एनम, और 1925 से 50 तक जो थी वो कितनी थी, 0.1% पर एनम। तो इस तरीके से हमारा जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी या बहुत ही नॉमिनल चल रही थी। बैकवर्ड इकॉनमी, और इकॉनमी जो हमारी थी बहुत बैकवर्ड थी। क्यों थी कि जो 1947-48 में पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ कितनी थी, 230 रुपीज़ पर हेड इनकम। पर कैपिटा इनकम का मीनिंग क्या है, पर हेड इनकम। तो पर हेड इनकम कितनी थी, 230। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, और उनके पास सफिशिएंट ना तो फूड था, ना क्लॉथिंग थे, ना शेल्टर थे। पुअर कौन होते हैं, हु इज नोन एज पुअर, हु डज नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। जो बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं, पुअर। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी थी वो क्या थी, पुअर थी। पुअर तो अभी भी बहुत है, अभी भी लगभग 22% जो हमारे इंडिया में पुअर है, ठीक है। बट उस समय बहुत ज़्यादा पुअर थे क्योंकि जो लो इनकम जो थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। कोई भी इस टाइप का ना तो इंडस्ट्रीज थी ना और ना एम्प्लॉयमेंट था। फिर है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि 72% जो हमारी इकोनॉमी थी, जीडीपी था वो क्या था, 72% कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन जो इंगेज थी वो किसमें थी, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वो कितना था, 50%। और प्रोडक्टिविटी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। प्रोडक्टिविटी हमने पहले भी डिस्कस किया। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। प्रोडक्शन पर हेक्टेयर में जो भी आउटपुट था लैंड से वो भी बहुत ज़्यादा कम था। नेक्स्ट था इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जितनी थी, मीन्स बैकवर्ड क्या था कि जितना भी हैवी इंडस्ट्रीज थी वो यहाँ पे नहीं थी, और प्रोडक्शन ऑफ मशीन जो था वो क्या था, नेग्लिजिबल। मीन्स प्रोडक्शन जितनी मशीन्स का या कैपिटल गुड्स का हम बोले तो उनका प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं था। इस वजह से स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वही चल रही थी और वो भी बुरी हालत में ही थी। तो बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स जितने भी थे वो क्या हो रहे थे, हमारे इंपोर्ट होते थे फॉरेन कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्रीज से ही हमारे सारे के सारे आते थे। रैम्पेंट पॉवर्टी, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है रैम्पेंट पॉवर्टी, मीन्स जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसमें लगी हुई थी, मीन्स पुअर थी। उनको अपनी जितनी भी 2 टाइम का, मीन्स अगर हम बोले इवन ट्वाइस ऑफ मील भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा था, मीन्स खाना भी 2 टाइम का उन्हें नहीं मिल पा रहा था। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो हमारा 500 रोड्स हैं, डैम्स है, ब्रिजेस है, लाइट है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा कम थी। उस समय कितनी थी, सिर्फ 1948 में हमारे पास जो बिजली थी, बिजली बनाने की क्षमता थी वो कितनी थी, 2100 मेगावाट, ठीक है। और इंडियन रेलवे कितनी थी, 53,596। तो इस हिसाब से, और जो रोड कवरेज थे वो कितने थे, 155,000 किलोमीटर्स ओनली। तो इस हिसाब से जो हमारा इंफ्रा था वो बहुत ज़्यादा वीक था, मीन्स इंफ्रा जो था लो था। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, और हम लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड किस पे थे, इंडिया जो किस पे ज़्यादा डिपेंड था, इम्पोर्ट पे। क्योंकि हमारे पास कोई भी इस टाइप का प्रोडक्शन नहीं था कि जिससे हम खुद का बना के और खुद ही उसको यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें थी हम क्या करते थे, फॉरेन से इम्पोर्ट ही करते थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण जो था वो कम था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में रहते थे, गाँव में। सेमी फिजिकल इकॉनमी। सेमी फिजिकल इकॉनमी मीन्स जितनी भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी। सेमी फिजिकल इकॉनमी क्या था, जिसमें दोनों चीज़ें थी, मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकॉनमी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 3 टाइप्स की इकॉनमी होती है, ठीक है। फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट बोलते हैं, दूसरा था सोशलिस्ट इकॉनमी, कंट्रोल्ड इकॉनमी, और थर्ड वन इज मिक्स्ड इकॉनमी। नेक्स्ट है कॉलोनियल इकॉनमी। और जो हमारी इकॉनमी थी वो क्या थी, किस पे बन के रह गई थी, इंडियन इकॉनमी वाला कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जितना भी इसमें चीज़ें थी या जितने डिसीजन थे वो किस पे थे, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और एक्सप्लॉयटेशन जितना भी कर रहे थे, हमारे इंडियन इकॉनमी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और ब्रिटिश इकॉनमी को वो बेनिफिट दे रहे थे। तो इस वजह से हमारे जो है इकॉनमी और ज़्यादा पीछे चली गई। तो ये इसमें हमने डिस्कस किया कि क्या क्या इसके फीचर्स थे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशंस थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, एक तो प्रोडक्शन कम था और दूसरा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमने डिस्कस किया, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर वो बहुत ज़्यादा कम थी।
जैसे इसमें चार्ट एक दे रखा है आपका कि वीट और राइस का है 1947 में कितना था 660 kg पर हेक्टेयर, लेकिन ये 2016-17 में कितना होगा 3216 वीट का ये, और राइस का कितना है 665, और राइस का 2016-17 में कितना है 2550। तो इट मीन्स कि प्रोडक्शन में हमने काफ़ी गेन किया। उसके कंपैरिजन करें कि ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस पे और इस समय करें तो काफ़ी कम, अगर हम देखें कंपेयर करें तो हमने काफ़ी ग्रोथ की है। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज़, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज़ मीन्स जितना भी हमारा एग्रीकल्चर था वो किस पे डिपेंड था, रेनफॉल पे। अगर रेन होगी तो प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा हम डिपेंड किस पे थे, रेन पे। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और डोमिनेंस किसका था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो फसल उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो थी उसका ज़्यादा डोमिनेंस था, लोग जितना भी कर रहे थे प्रोडक्शन सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, उसको सरप्लस को या सरप्लस होता भी नहीं था, अगर होता भी था तो उसको कमर्शलाइजेशन नहीं कर रहे थे, मीन्स बेच नहीं रहे थे। तो इस वजह से जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या है, गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉयल एंड टिलर ऑफ द सॉयल। तो उनके बीच में खाई जो है बढ़ती चली गई, तो किसके बीच में, जो ऑनर थे सॉयल के और जो टिलर थे। कि इट मीन्स कि टिलर और उसका क्या था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था और उनकी मेहनत ज़्यादा लग रही थी, तो ये उन दोनों में आपस में प्रॉब्लम्स रहती थी। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, और एक तो होल्डिंग कम थी, छोटे छोटे प्लॉट थे, और फ्रेगमेंट भी स्कैटर्ड थी, दूर दूर थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बैकवर्ड था एग्रीकल्चर का। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, और उसमें क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू का मीन्स जितने भी जमींदार थे वो उनसे रेवेन्यू एक फिक्स जो था सम लेते थे, उन्होंने गवर्नमेंट से फिक्स कर रखा था इतना आपको हम देंगे, ठीक है, और वो उनको एक पूरे जमींदार को पूरी की पूरी लैंड दे दी जाती थी कि आप इसका कलेक्शन करके हमें देंगे, और उस जमींदार को उसका मालिक बना दिया जाता था, और वो जितने भी टिलर थे उनसे कलेक्शन करके और वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाते थे और एक लग्जूरियस लाइफ वो खुद जीते थे। नेक्स्ट था इसमें फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और इसके बाद क्या किया गया, एग्रीकल्चर को जिस शिफ्ट किससे में किया गया, सेल्फ कंजम्पशन से कल्टीवेशन ऑफ द मार्केट। मीन्स इसकी वजह क्या थी, जैसे इंडिगो है, जो ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल के लिए चाहिए था, उन चीज़ों को फोर्स किया गया कि आप ये चीज़ें उगाएं। फार्मर्स को ये कहा गया कि आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग छोड़ के और ये चीज़ें जो है ये उगाएं, जिससे कि उनकी फैक्ट्रीज को वो रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल मिलता रहे। अब इसमें जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो था, मीन्स अगर हम बोले तो उसको डिस्ट्रॉय या उसको कैसे इन्होंने खत्म किया धीरे धीरे, ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक सिस्टमैटिक ढंग से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इंडिया की जो भी इकोनॉमी थी या इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको इस हिसाब से किया गया एक प्लानिंग के तहत। तो प्लानिंग क्या थी, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डीके हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे था, मीन्स हैंडीक्राफ्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी डिमांड थी, तो हैंडीक्राफ्ट्स को उन्होंने एक प्लानिंग के तहत उसको ख़त्म किया। तो किया कैसे, सबसे पहले क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। तो टैरिफ पॉलिसी लगाई गई, मीन्स एक्सपोर्ट जो है रॉ मटेरियल का उस पर उसको ड्यूटी फ्री किया गया और जितना इंपोर्ट है उसको ड्यूटी फ्री किया गया, बट यहाँ की जो चीज़ें थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टैक्स जो है वो लेविट किया गया। तो इन चीज़ों से उनको जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया पॉलिसीज़ में, टैरिफ पॉलिसीज़ में, टैक्स पॉलिसीज़ में, तो ये वजह थी कि इसकी प्लानिंग के तहत उसको धीरे धीरे ख़त्म किया गया। फिर डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसाइसली कोर्ट्स, और जैसे जैसे जितने भी राजाज थे, नवाब थे, उनकी रूल जितने भी खत्म होते चले गए, तो वो हैंडीक्राफ्ट्स के ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहे थे, तो धीरे धीरे इस हिसाब से उसको भी खत्म हो गया। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड एंड प्रोडक्ट्स, तो अब हमारा कंपटीशन किससे था, हैंडीक्राफ्ट्स का मशीन मेड से। मशीन मेड जो है वो ज़्यादा अच्छा भी था, सस्ता भी था, और उसमें क्वालिटी भी अच्छी थी। अगर हम साफ सफाई देखें या कंपेयर करें तो मशीन का और हैंडवर्क का काफ़ी डिफरेंस है। तो कुछ मशीन का ये था कि नया नया मशीन का आया था तो उसको लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, तो इस वजह से उसको ज़्यादा लोग प्रायोरिटी दे रहे थे, तो उसका डिमांड ज़्यादा हो गई और इसकी डिमांड जो हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड धीरे धीरे कम हो गई। और न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड,
और जितने वेस्टर्न्स लोग आए थे यहाँ पे, उनको देख देख के यहाँ के लोग भी उन्हीं के पहनावा और उन्हीं के कल्चर को अडॉप्ट ज़्यादा करने में अपने को मॉडर्नाइजेशन समझ रहे थे। आज भी आप लोग देखें तो जो हमारा कल्चर छोड़ के हम उनको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, जितना वेस्टर्न कल्चर है, तो उसमें हम अपने आप को मॉडर्न ज़्यादा समझते हैं। तो मॉडर्न समझने की वजह से उन जो डिमांड थी वो न्यू पैटर्न की आई, यहाँ की डिमांड छूट गई जो हमारा पहला कल्चर था, और जो वो लोग लेके आए उसको डिमांड को हमने ज़्यादा फॉलो किया और उसी चीज़ की डिमांड की। इस वजह से वहाँ से जितनी ज़्यादा चीज़ें आई और उसी को ही ज़्यादा उसकी भी डिमांड बढ़ी, और यहाँ का जो डोमेस्टिक था या यहाँ के हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। रेलवे इंडिया का क्या, जैसे रेलवे होगा तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी दूर दूर की दूरी थी उसको कम कर दिया गया और कॉस्ट भी कम आई। मीन्स वहाँ से सामान आया, पोर्ट पे उठाया और पूरी इंडिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि रेलवे जो विशाल लाइन बिछ गई तो उससे पूरी इंडिया में जो सामान ईजिली पहुँचने लग गया। तो इस वजह से यहाँ के जो सामान की वो कम हो गई, डिमांड कम हो गई। फिर अब ब्लीक या नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी ओनली ब्लीक ग्रोथ, बहुत ज़्यादा कम थी। 19th सेंचुरी में कुछ ही इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई। इसमें क्या था, इंक्लूड थे 1907 में, 1907 में आयरन एंड इंडस्ट्रीज जो थी वो रतन टाटा बोल रहे हैं, टाटा इंडस्ट्रीज जो थी उसके अकॉर्डिंग आई। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में बनी। शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री, ये कुछ एक इंडस्ट्रीज थी बड़ी बड़ी जो डेवलप हुई, बाकी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही थी। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी बड़ी इंडस्ट्री या कैपिटल गुड्स का कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। तो ये सारी चीज़ें थी कि जिससे कि हमारे कैपिटल गुड्स यहाँ पे थे नहीं। कैपिटल गुड्स मीन्स मशीन्स वगैरह यहाँ बन नहीं रही थी, वो हम किस पे डिपेंड थे, फॉरेन पे, वहीं से इम्पोर्ट होती थी। तो ये वजह हमारी रही कि हमने जो इसमें ग्रोथ नहीं कर पाया और हमारा जो इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती चली गई। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। कि फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। फॉरेन ट्रेड में जो हमारा ट्रेड है या जो हमारा व्यापार है दूसरे देशों से, उसकी कंडीशन क्या थी। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया जब खत्म हुआ, इंडिया वाज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स such as fine cotton, silk, goods, wooden goods, ivory, precious stones. British converted India into net exporter of raw material. लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको किस में बदल दिया, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इससे पहले क्या था, ये फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर था। ठीक है, लेकिन जब वो आए और उन्होंने इसको किस में चेंज कर दिया, फिनिश गुड्स का इम्पोर्टर बना दिया और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया। नेट एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स मीन्स जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मीन्स रॉ मटेरियल था, उसका एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट हो रहा था। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। और इंडिया की मोनोपोली क्या होती है कि एकाधिकार जैसे बोलते हैं कि कंट्रोल पूरा का पूरा क्या हो गया, इंडियन फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली हो गई। ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो थी वो क्या करा उन्होंने, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे पूरा का पूरा उनका कंट्रोल हो गया। अब वो कैसे गया, जैसे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया उसमें टैरिफ पॉलिसीज में टैक्सेस के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे खत्म हो गया। नेक्स्ट है सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। सरप्लस ट्रेड जितना भी था वो क्या था, खाली किसको फायदा हो रहा था उससे, ब्रिटिशर्स को। सरप्लस वाज ओइंग लार्जली टू एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। जितना भी सरप्लस था प्राइमरी गुड्स का था वो क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था। ठीक है, रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट हो रहा था। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की और एक्सपेंसेस ऑफ वार फॉर्ड बाय ब्रिटिशर्स, ये सारे का सारे यहीं से वो उठा रहे थे। मीन्स यहाँ से ही उनकी इनकम जो है जनरेट हो रही थी। तो ये हमने इसमें इतने टॉपिक्स डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या क्या आ जाता है, हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारे चीज़ें जो है वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आ जाएंगी। और उस समय क्या था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो दोनों जो थे वो क्या थे, हाई थे। बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। बर्थ रेट जो था वो कितना था हमारा उस समय, नियरली 48 एंड 40 पर 1000। जो डेथ रेट था वो 40 था और बर्थ रेट कितना था, 48।
हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्ट स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री, और दोनों ज़्यादा थे, इस वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी इंडिया में थी। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने डिस्कस पहले भी किया। क्या होता है इन्फेंट, जो बच्चे 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है जिन बच्चों की, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो भी उस समय काफ़ी ज़्यादा था। कितना था, 218 पर 1000, मीन्स 218 बच्चे 1000 में एक्सपायर हो जाते थे। जो अब है वो क्या है आपका 34,000 पर 1000, मीन्स 1000 बच्चों पे कितने होंगे, 34 एक्सपायर अभी भी कर जाते हैं। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जो हमारी उम्र है वो क्या कितनी थी उस समय, जो एवरेज थी वो कितनी थी, 32 ईयर्स। जो अब है वो कितनी है, लगभग 69 ईयर्स है। ठीक है, उस समय कितनी थी एवरेज लाइफ, 62 ईयर्स, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इस समय बढ़ी। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जो था बहुत ज़्यादा कम था। लिटरेट मीन्स क्या होता है, नॉट टू हाउ टू रीड एंड राइट। तो हाउ टू रीड एंड राइट जितने लोग जानते थे वो कितने थे, सिर्फ 16%, और बैकवर्ड था। इस वजह से सिर्फ अगर इसमें देखा जाए तो फीमेल्स का कितना था, सिर्फ 7% था। ठीक है, तो इस हिसाब से लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा कम था। तो डेमोग्राफिक जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हमने इस पर डिस्कस किए कि उस समय जो बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, और लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा कम था। तो ये सारा का सारा हमने इसमें डिस्कस किया। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ जाता है आपका, एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, एग्रीकल्चर लेबर आ गया, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, प्राइमरी सेक्टर के। सेकेंडरी में स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ गई, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। थर्ड है टेरिटरी है, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज, जितनी भी हैं वो किसमें आ जाएंगे, टेरिटरी सेक्टर में। तो इनकी कंडीशन जो थी वो क्या थी, वो हम डिस्कस अब इस टॉपिक में कर रहे हैं। 1951 में जो था परसेंट था, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग एंगेज थे, 72.7%। सेकेंडरी में कितने लोग एंगेज थे, ओनली 10.1%, और टेरिटरी सेक्टर में कितने थे, 17.2%। इट मीन्स कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो एंगेज किसमें थी, प्राइमरी सेक्टर में। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो एंगेज थी वो किसमें थी, प्राइमरी सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या था उस समय, एग्रीकल्चर। तो 72.7% जो लोग थे वो इसी में ही लोग इन्वॉल्व थे, और जबकि अमेरिका में, जापान में और जर्मनी में इसका बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। जैसे अमेरिका में 2%, जापान में 12%, जर्मनी में ओनली 4%, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो इन्वॉल्व किसमें है, एग्रीकल्चर में। दूसरा इंडस्ट्री, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेयरली 9%, सिर्फ 9% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो किसमें एंगेज थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और एज अगेंस्ट 32% यूएसए में थी, 42% इंग्लैंड में थी, और 39% जापान में थी, और हमारी सिर्फ कितनी थी, ओनली 9%। अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि सारे सेक्टर्स जो थे उनका इक्वली डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। उनकी तो ग्रोथ अच्छी हुई, बट एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं। नेक्स्ट है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन क्या थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, सोशल चेंजेस, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, रेलवे जो था वो डेवलप हुआ फिनिश गुड्स के लिए फ्रॉम ब्रिटिश इंटीरियर्स टू कॉलोनियल इंडिया। पोर्ट्स जितने भी थे वो किसके लिए बने, एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स करने के लिए, और इंपोर्ट किसके लिए करने के लिए सॉरी, फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करने के लिए, और एक्सपोर्ट किसका करते थे हम, रॉ मटेरियल का। नेक्स्ट है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसका भी डेवलपमेंट हुआ, और रोड्स वर द
नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशंस थी, हम दोनों की बात करते हैं, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल चेंजेस। तो इकोनॉमिक चेंजेस जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी। सोशल चेंजेस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज, इन सारे के बारे अगर हम बात करें तो उस समय बहुत ज़्यादा कंडीशन इनकी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। ठीक है, अब इसमें जैसे रेलवे था, पोर्ट्स, टेलीग्राम्स, ये सारे के सारे उस समय जो है डेवलप किए गए। अब इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था और नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्शन था उसको ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आ रहा था और लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते थे। और इसने रेलवे से क्या हुआ, जितने भी डिस्टेंस के बैरियर थे, मीन्स दूरी थी, उसको कम कर दिया। इजीली हम कहीं से भी कहीं दूर तक जा सकते थे और जो फूड ग्रेन का मूवमेंट था वो इजीली हो रहा था। जहाँ पे फूड ग्रेन नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से इजीली दूसरी जगह पे पहुँच रहा था। तो ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। और कुछ नेगेटिव भी थे। नेगेटिव क्या थे कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन रेलवे के थ्रू ज़्यादा हो रहा था। वो अपना सामान जो है वो ज़्यादा यहाँ पे बेच रहे थे, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल को यहाँ से ट्रेनों में भर भर के पोर्ट्स पे ले जाते थे, पोर्ट से फिर उसको फॉरेन में भेज देते थे। तो ये सारा का सारा क्या था, नेगेटिव इम्पैक्ट। अब क्या हम एक नया टॉपिक इसमें, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था? नॉट, इसमें कोई भी इस तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन इसके कुछ जो इम्पैक्ट थे पॉजिटिव साइड्स अगर देखें तो कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स सिर्फ सब्सटेंशियल क्रॉप्स करते थे उनका कुछ आउटलुक हुआ कि वो कमर्शलाइजेशन उनको हुआ। और न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, जैसे रेलवे बढ़ा, रोडवेज हुआ, तो इससे कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हुई, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट के रास्ते नए नए निकले। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, जितने भी एरिया हैं उस पर हुआ कंट्रोल कि जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है सामान, फूड ग्रेन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ से फेमाइन वाले एरिया में इजीली उसको पहुँचा सकते थे। तो एक ये इसका गुड इफेक्ट हुआ। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जैसे हमने मैक्रो में पढ़ा भी था कि मॉनेटरी का आया, मनी आया, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे और उसको रिप्लेस किया गया किसके थ्रू, मॉनेटरी सिस्टम के। तो मॉनेटरी जब आया तो उससे काफ़ी फैसिलिटीज अवेलेबल हुई। और एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, एफिशिएंट था, काम करने वाला ज़्यादा था। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो बेईमानी या इस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें उनकी पॉजिटिव भी थी कि उन्होंने कुछ इंडिया के लिए अच्छा भी किया, लेकिन बुरा जो है वो ज़्यादा किया। तो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर डिस्कस किया। इसमें मोस्टली हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो किस पे है कि कंडीशन क्या क्या थी तीनों सेक्टर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तीनों की कंडीशन जो थी बहुत बुरी थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हमने जाना कि डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी, वो भी अच्छी नहीं थी। जो हमारा कंडीशन थी उससे भी ज़्यादा और पीछे चला गया था देश। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका मूवमेंट जो है अब आगे थोड़ा सही हुआ, बट अभी भी जो पॉवर्टी अगर हम देखें तो पॉवर्टी अभी भी काफ़ी बनी हुई है। तो सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड रिवाइज दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।